तो कैसे हो आप सभी लोग। वैसे मैं यहाँ पर इस स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी जो कि यार आपने बहुत कम ही देखी होगी। अगर आपने इस स्टोरी को लगभग 5 मिनट भी देख लिया तो आप इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। और फिर ये मेरी गारंटी है कि आपको इस स्टोरी के अंदर सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और फिर आप खुद ही कमेंट करके इसका नेक्स्ट पार्ट मांगेंगे। तो चलो ठीक है यार, ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक पर्सन पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था और वो बस 27 साल की उम्र में एमएमए फाइटर में एक चैंपियन बन चुका था। और वो लगातार 2 सालों तक अपने टाइटल को डिफेंड कर पाता है। और इसके अलावा अब तक उसने एक भी फाइट को नहीं हारा था। उसने लगातार 23 फाइट को जीत लिया था और फिर उसके बाद में उसने अपनी 24वीं फाइट के अंदर अपने करियर को ख़त्म किया। उसने एक रिकॉर्ड बनाया जिसमें कि वो आज तक नहीं हारा था। और इसी परफेक्ट रिकॉर्ड के साथ में उस बंदे ने मतलब कि युनसुक जो ने अपने आप को रिटायर कर लिया। तब युनसुक बोलता है कि ये मैं हूं, मेरा नाम युनसुक जो है और मैंने जिस वक्त अपने करियर से रिटायर लिया था बिल्कुल उसी वक्त मेरे साथ में एक दुर्घटना हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो मतलब कि युनसुक किसी ट्रक के नीचे आकर मर चुका होता है और बोलता है कि इतनी मेहनत करके पूरे रिटायरमेंट के लिए मैंने इतने पैसे इकट्ठा करे थे, वो सारे के सारे पैसे मेरे जा चुके हैं। ये शख्स जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर इतनी मेहनत करी, लगातार फाइट करता गया, मैंने हर एक मजे की चीज को छोड़ दिया था, पर आखिर में मेरे साथ में कितना गलत हो चुका है। तभी उसे किसी तरीके से लगातार आधे घंटे तक रोता रहता है और फिर वो अपने आप से बोलता है ऐसा लगता है कि शायद यही मेरे लिए बेस्ट आएगा। अब जब मैं मर चुका हूं तो मुझे इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अब मुझे किसी टाइटल को डिफेंड नहीं करना पड़ेगा, अब मेरी जिंदगी पूरी तरीके से मुक्त हो चुकी है। और वैसे भी मेरे मरने के बाद में कोई भी दुखी नहीं होगा क्योंकि ना तो मेरा कोई परिवार वाला था और न ही मेरे कोई दोस्त हैं। हंचो कितना बोल रहा होता है लेकिन तभी वो उठकर देखने लगता है कि उसके आसपास का एरिया बिल्कुल बहुत ही अजीब सा दिख रहा होता है। वो देखता है कि उसके सामने की तरफ एक अजीब सी रोशनी भी निकल रही थी, लेकिन तभी उस रोशनी के अंदर से किसी का हाथ निकलता है। उस हाथ के साथ में हम यहाँ पर एक एंजल को देख रहे होते हैं जो कि बोलती है SSS क्लास की वॉरियर युनसुक, जो मुझे माफ कर देना कि मुझे यहाँ पर आने में थोड़ी सी देर हो गई। तो एंजल यहाँ पर आती युनसुक को बोलती है कि मेरा नाम रेचल है और मैं अर्थ पे मर जाने वाले लोगों को उनकी अगली जिंदगी के लिए स्काउट करती हूँ। उस लड़की की इस बात को सुनकर हमारा टारगेट युनसुक तो उस तरफ को देख रहा होता है और बोलता है कि अच्छा तुम मुझे स्काउट करोगी, ठीक है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना बोलते बोलते वहां पर पकड़ने लगता है और बोलता है कि ठीक है मिस एंजल, मुझे थोड़ा सा और बताइए। हंसुक की इस हरकत को देखकर रेचल पहले तो उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि ठीक है, तुम्हारे पास में अभी यहाँ पर 2 चॉइस है। पहली ये है कि तुम पहले अपनी डेथ को एक्सेप्ट करो और फिर उसके बाद में तुम्हें फिर से रीबॉर्न होने का मौका मिलेगा और तब तक तुम इंतजार करो, या फिर इसके अलावा तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है जिसमें कि तुम एक बहुत ही खतरनाक वॉरियर की तरह दूसरी दुनिया में जा सकते हो, एक ऐसी दुनिया जो कि तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। यहाँ पर तुम्हें सारी खुशियां मिल सकती हैं जो कि अब तक तुम्हें नहीं मिल पाई। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमारे युनसंग आखिर किन चीजों के इमेजिन कर रहा है। तब युनसंग बोलता है कि सब कुछ बहुत ही अचानक से हो रहा है, क्यों ना आप मुझे थोड़ा सा सोचने का टाइम दे दो। युनसंग की इतने बोलते ही रेचल हमारे युनसंग को काफी सारी चीजें बताने लग जाती है। वो बताती है कि किस तरीके से उसको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। पर वहीं दूसरी तरफ हमारा हंसिक तो वो तो अजीब ही ख्यालों में खोया होता है और वो अपने आप से बोलता है कि अगर मैं फिर से एक वॉरियर बन जाता हूं तो फिर मुझे फिर से फाइटिंग करनी पड़ेगी, मैं अब और ज्यादा फाइटिंग नहीं करना चाहता। तो अब यहाँ पर हंसिक का पूरा ध्यान भटक जाता है। इस वजह से रेचल उसको बोलती है कि मेरी बात सुनो, शायद तुमने मेरी पूरी बातों को ठीक से नहीं सुना है। चलो ठीक है, मुझे एक बार तुम्हें ठीक से समझाने दो। अगर तुम एक वॉरियर बन के किसी दुनिया में जाते हो, फिर वहां पर जिस भी विलेज या फिर जिस भी राज्य में तुम जाओगे, वहां पर जो भी सबसे बड़ा बंदा होगा वो भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा और तुम्हें बस वहां पर रहकर उनकी छोटी छोटी रिक्वेस्ट्स को मानना होगा। और क्या तुम्हें पता है कि वहां पर जो भी सबसे बड़ा बंदा होगा वो तुमसे इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा कि वो तुमको बोलेगा कि प्लीज मेरी बेटी को अपने पास में रख लो और तुम चाहो तो मेरी वाइफ को भी अपने पास में रखो। जरा सोच के देखो, तुम्हें एक राज की एक राजकुमारी मिल जा रही है और बस वहां पर राजकुमारी नहीं बल्कि उसके साथ में तुम्हें उसकी मदर भी मिल जाएगी। तो रेचल की सारी बातें सुनने के साथ में भी हमारी युनसुक इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो तो बस मन में सोच रहा है कि चाहे मुझे कुछ भी मिल जाए पर मैं फिर भी फाइटिंग नहीं करना चाहता। युनसुक की इस हालत को देखकर रेचल अपने आप से बोलती है कि ये बंदा क्या पागल है, ये अभी भी मेरी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो चलो ठीक है, फिर मुझे प्लान बी को स्टार्ट करना चाहिए। और रेचल नाटक करते हुए बोलती चलो ठीक है, फिर अगर तुम ये सब नहीं चाहते तो फिर मुझे लगता है कि तुम एक वॉरियर की तरह रीइंकार्नेशन नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें फिर से अर्थ के ऊपर रीबॉर्न कर दिया जाएगा और फिर वहां पर जाकर तुम्हारे साथ में क्या होता है इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये सुनकर युनसुक बोलता अरे नहीं, मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला। युनसुक की इस बात को सुनकर रेचल उसकी तरफ को देखती और बोलती कि पर अभी तो मैंने देखा कि तुम मेरी बातों को नहीं सुन रहे थे, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें फिर से अर्थ के ऊपर भेज देना चाहिए। इस बात को सुनकर युनसुक का भी दिमाग खराब हो जाता है, पर फिर भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। वहां पर रेचल के पैरों को पकड़ लेता है, पर फिर भी रेचल आगे लगातार चलती जा रही होती है और पीछे की तरफ से हमारी
युनसुक उसके पैरों के नीचे रगड़ता हुआ आ रहा होता है। अब उसके पैरों में रगड़ते रगड़ते हुए बोलता है कि ठीक है मिस, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। ये सुनकर रेचल बोलती, अभी तुमने क्या बोला? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। रेचल की इस बात को सुनकर युनसुक का दिमाग खराब हो जाता है। वो उसके पैर को और भी ज्यादा टाइट पकड़ लेता है और फिर अचानक से पागलों की तरह रोने लग जाता है और रेचल को बोलता है कि ठीक है बड़े संतरे वाली एंजल, मैं आपके लिए वॉरियर वाला काम करूंगा। युनसुक की इस बात को सुनने के साथ ही हमारी रेचल भी अब यहाँ पर खुश हो जाती है और वो अपने हाथों पे मैजिक को एक्टिवेट करते हुए बोलती है, चलो ठीक है, फिर तुम्हारे पूरे के पूरे प्रोसेस को अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इतना बोलते हुए उसने अपने हाथों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा एनर्जी का गोला बनाया होता है और फिर उसके ऐसा करने के साथ ही यहाँ पर अचानक से युनसुक के पैरों के नीचे की तरफ को एक अजीब सी फॉर्मेशन बन जाती है और वो बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे अभी के अभी भेज रहे हो? ये सुनकर रेचल बोलती कि हाँ, मैं तुम्हें अभी भेज रही हूँ। आखिर तुम यहाँ पर और ज्यादा रुककर क्या करोगे? चलो अब जल्दी से जाओ, इस प्यारे से और खतरनाक से वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर लो। खतरनाक वर्ल्ड को सुनने के साथ में युनसुक तो चिल्लाने लग जाता है और बोलता है, जरा रुको, इससे तुम्हारा क्या मतलब? एक बार रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं भी वहां पर नहीं जाना चाहता। पहले तुम मुझे बता दो कि आखिर वहां पर क्या खतरनाक है, आखिर वहां पर ऐसी कौन सी चीजें मेरा इंतजार कर रही हैं। तो युनसुक तो इतना बोल रहा होता है, लेकिन तब तक वहां पर खतरनाक सी लाइट चमकती है और फिर उस लाइट के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि युनसुक वहां से पूरी तरीके से गायब हो चुका होता है। और उसके वहां से चले जाने के बाद में रेचल उसको बोलती है कि ठीक है, तुम्हारे एडवेंचर में तुम अपने मजे करना। और रेचल इतना बोलते वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसको वहां पर बीप बीप की आवाज आती है, मतलब कि शायद उसको यहाँ पर कोई कॉल आ रही रहती है। और फिर वो कॉल को उठाते हुए बोलती, हाँ सर, मैं समझ गई, मैंने युनसुक, जिसका नंबर 1337421 है, उसको उस वर्ल्ड में भेज दिया है। अब क्या मुझे अपना बोनस मिल सकता है? वैसे यहाँ पर रेचल ने ये जितने भी नंबर बोला है, इसका मतलब ये है कि हमारे युनसुक से पहले इस वर्ल्ड के अंदर 1337420 वॉरियर को भेजा जा चुका है। और उनके साथ में क्या हुआ, ये तो हमें वहीं पर जाकर पता चलेगा। हम देखते हैं यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हमें यहाँ पर हमारे युनसुक को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही पुरानी सस्ती सी जगह पर लेटा होता है और उसको वहाँ पर लेटे किसी की आवाज़ आ रही होती है और वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं सच में किसी राजा के घर में आ चुका हूँ और मुझे शायद उसकी बेटी उठाने की कोशिश कर रही है। हंसुक इतना बोलता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पेट के ऊपर कोई तगड़ा सा पंच या फिर कोई किक मार देता है, जिससे तो उसकी तो पूरी आत्मा ही बाहर निकल जाती है। और वो इतनी खतरनाक से पंच या फिर किक को खाने के साथ ही बोलता है कि आखिर किस कमीने की हिम्मत है, आखिर ऐसा कौन सा आदमखोर है जिसने मुझे मारने की हिम्मत करी। वो इतना बोलते ही उठता है, लेकिन तभी वो किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। दिखाया जाता है कि वहां पर एक बहुत ही अजीब सा, बहुत ही खतरनाक सा लाल कलर का सांड खड़ा होता है। वैसे ये सांड नहीं, बल्कि ये कोई अजीब सा मॉन्स्टर है। पर वो यहाँ पर हमारे युनसुक को बोलता है कि आखिर तुम्हारे जैसे स्लेव की हिम्मत भी कैसे होगी, तुम इतनी देर तक सो सकते हो। बंदे की इस बात को सुनने के साथ ही युनसुक बोलता है कि आखिर ये क्या बकवास है, यहाँ पर तो एक राजा और साथ में उसकी छोटी प्यारी सी बेटी होनी चाहिए थी, पर इनके अलावा ये आदमखोर यहाँ पर कैसे आ गया। इतना सोचते हुए युनसुक उठता है और बैठता है और फिर वो इस जानवर को बोलता है, क्या तुम्हें पता है मैं एक वॉरियर हूँ? ये सुनकर वो लाल सांड बोलता है कि तुम एक वॉरियर हो। इतना बोलते हुए युनसुक को पास से देखने लग जाता है और बोलता है कि सच में आजकल के वॉरियर बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी के होने लग गए हैं। ये सुनने के साथ में युनसुक अपने आप से बोलता है कि ये क्या बकवास, क्या यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है? पर नहीं, ऐसे तो गलत नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस लाल सांड को मारना पड़ेगा, तभी जाकर मुझे राजा की वाइफ और उसकी बेटी मिलेगी। इतना बोलते बोलते युनसुक तो थोड़ा सा डर भी रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप में थोड़ी सी हिम्मत इकट्ठा करता है और अपने आप से बोलता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे इस लाल कलर के सांड को मारना ही होगा, बस यही इकलौता रास्ता है। युनसुक की इस बात को सुनते हुए लाल सांड बोलता है कि क्या हुआ, अभी तुमने कुछ बोला क्या? लाल सांड इतना बोल ही पाता है कि लेकिन तभी हम देखते हैं कि युनसुक अचानक से खड़ा होता है और एक तगड़ी सी किक उसकी गर्दन पे मार देता है। युनसुक ने अब यहाँ पर सीधा डायरेक्ट हिट मारा है और ये किक मारने के साथ में युनसुक अपने आप से कॉन्फिडेंट होता है। वो बोलता है कि हाँ, मैंने बिल्कुल एक खतरनाक सी किक मार दी। और वो इतना बोल नहीं पा रहा होता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि इस लाल कलर के सांड के ऊपर युनसुक की किक तो लगी होती है, लेकिन तभी ये मॉन्स्टर हमारी युनसुक की किक को पकड़ता है और फिर उसके पैरों को थोड़ा सा दबाते हुए बोलता है कि बस, मैं तुम लोगों से परेशान हो चुका हूँ। तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर बार बार आते हैं और अपने आप को एक वॉरियर बोलते रहते हैं। तो इतना बोलते हुए जब ये मॉन्स्टर युनसुक के पैरों को दबा रहा होता है, तब इस चीज की वजह से युनसुक को भी काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ से मॉन्स्टर एक तगड़े से पंच को तैयार करता है और बोलता है, ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे दिमाग के ऊपर अपने हाथों को थोड़ा सा यूज करना चाहिए, तभी जाकर तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक हो सकता है। उस मॉन्स्टर के इतने तगड़े से पंच को देखने के साथ भी हमारे युनसुक के भी फट जाती है। उसको तो लगता है कि जैसे आज वो यहाँ पर मरने वाला है। हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने हमारे युनसुक को मार के बेहोश कर दिया था। तो अब हमें यहाँ पर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। तब युनसुक अपने सेल के दरवाजे को काफी जोर से पीट रहा है और बोलता है कि जल्दी से उस लाल सांड को मेरे सामने लेकर आओ, मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। तो उसकी सारी बातें सुनने के साथ ही कोई बंदा वहां पर आता है और उसके दरवाजे को खोलता है। तब हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक अजीब सा गॉब्लिन मॉन्स्टर होता है, जो कि बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो कि इस तरीके से दरवाजों को पीट रहा है।
हम देख सकते हैं कि वहां पर गॉब्लिन मॉन्स्टर अपनी स्वॉर्ड को भी लाया होता है और वो जैसे ही वहां पर स्वॉर्ड को रखता है बिल्कुल तभी युनसुक की तरफ फट जाती है, क्योंकि वहां पर वो मॉन्स्टर हमारे युनसुक से बोलता है, तुम इंसानी कीड़े, अगर तुम थोड़ी सी और आवाज करोगे तो फिर मैं तुम्हें काट कर कच्चा खा जाऊंगा। इतना बोलते हुए मॉन्स्टर तो वहां से जाने लग जाता है और बोलता है कि मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आ गई होगी। यसुक रोते हुए बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं सब कुछ समझ गया। यसुक इतना बोलते हुए वो बंदा तो जा चुका होता है और वहीं पर यसुक अपने सेल के अंदर पड़ा रहता है और अपने आप से पूछता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। मुझे तो लगा था कि मैं सीधा एक बड़े से राज्य में जाऊं, वहां पर मुझे बहुत ही प्यारी सी कन्या मिलेगी, पर यहाँ पे तो मेरी हालत खराब होती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में वर्जिन ही मरने वाला हूँ। ये से कितना बोलता है, लेकिन तभी अचानक से उसको दूसरे सेल में से आवाज आती है जिसमें कोई उसको आवाज लगा रहा होता है। ये आवाज सुनने के साथ ही यसुक उसकी तरफ को जाता है और बोलता है कि आखिर इधर कौन है। येसिंग की बात को सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि मैं एक वॉरियर हूँ। इस आवाज को सुनने के साथ ही युसुक उसके पास में जाता है और वो देखता है कि वहां पर एक इंसान होता है जो कि उसको बोल रहा होता है कि ये एक डीमन आर्मी फोर्ट्रेस है और इस जगह पर सभी इंसान स्लेव की तरह काम करते हैं। ये सुनकर यनसंग उससे बोलता है कि तुम्हें पता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे बताओ कि हमारे साथ में ये सब क्या क्यों हो रहा है। हमें तो एक वॉरियर होना चाहिए था और हमें किसी दूसरी जगह पर होना चाहिए था। तो युनसेक की सारी बातें सुनते वो बंदा बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो, चलो फिर मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। इतना बोलते ही जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि सभी लोग ध्यान दो, यहां पर एक असली वॉरियर आ चुका है। उस बंदे की आवाज सुनने के साथ में वहां पर और भी कई सारे लोगों की आवाज आती है, तो सभी लोग बोल रहे होते हैं कि मैं भी एक वॉरियर हूं, हमें बचा लो। वो सभी के सभी एक दूसरे को वॉरियर बता रहे होते हैं। सब कुछ देखने के साथ में युनसंग बोलता है कि आखिर यहां पर ये सब कुछ चल रहा है। तो युनसंग की बात पर वो बंदा बोलता है, तो जैसा कि तुम सुन पा रहे हो, यहां पर तुम्हारे जैसे कई सारे वॉरियर इस फोर्ट्रेस के अंदर फंसे हुए हैं। उसके अलावा तुमने यहां पर एक लाल कलर के सांड को भी देखा होगा जिसका नाम रेड रन है और वो इस जगह का कैप्टन है। इसके अलावा तुमने एक गार्ड को भी देखा होगा जिसका नाम जैक्यूअस है, उससे तुम बच के रहना क्योंकि वो किसी को भी मार देता है। क्या तुम्हें पता है इन सभी से भी खतरनाक कोई एक और बंदा है जो कि और कोई नहीं बल्कि वो एंजल जैसी दिखने वाली रेचल है। तो रेचल का नाम सुनते ही यनसक की तो फट जाती है और वो बोलता है कि अभी तुमने क्या बोला। वो बंदा सामने से उसको बताता है कि उस कमीनी लड़की ने हमें यहां पर भेज दिया। वो पहले तो बोलती है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था और फिर वो हमें इस अजीब सी दुनिया में भेज देती है। एक्सीडेंट का सुनने के साथ में यनसंग भी अपने आप से बोलता है कि मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था। अब यंस वहां पर उस बंदे को बोलता है, आखिर तुम यहां पर ये सब कुछ क्या बोल रहे हो। और इसके अलावा उस रेचल ने तो बोला था कि वो हमें किसी विलेज या फिर किसी सिटी के अंदर भेजेगी। ये सुनकर वो बंदा भी बोलता है कि हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, मैंने बाकी दूसरे वॉरियर से सुना था कि उनको यहाँ पर पकड़ कर लाए गए थे और इसके अलावा जितने भी यहाँ पर वॉरियर्स हैं वो सभी के सभी बहुत ही अलग अलग लोकेशन पर यहाँ पर टेलीपोर्ट हुए थे। कुछ लोग तो विलेज के अंदर से आए थे और कुछ लोग किसी सिटी के अंदर थे, पर ये अजीब से डीमन इनको पकड़ पकड़ के यहाँ पर लेकर आ गए। और सच में तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, तुम तो सीधा यहाँ पर समन हो गए। तो ये सब सुनने के साथ में यनसक को थोड़ा सा गुस्सा आने लग जाता है और उसका मन ऐसा हो रहा होता है जैसे वो अभी के अभी उस लड़की को मारना चाहता है। वो उस लड़की के बारे में मतलब कि रेचल के बारे में सोचने लग जाता है। बोलता है कि ये लड़की दिखने में जितनी ज्यादा क्यूट लगती है ये उससे कई ज्यादा खतरनाक और कई ज्यादा डीमन के जैसी है। तो युनसक के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन चेंज होता है, हमें शायद अगले दिन का सीन दिखाया जा रहा होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई सारे इंसान यहाँ पर पहाड़ों को तोड़ते वहां पर काम कर रहे होते हैं, पर वो सभी के सभी वहां पर एक गाना भी गा रहे होते हैं। इनमें सभी लोगों के बीच में हम हमारे युनसक को भी देखते हैं जो कि वहां पर गाना गाते हुए बोलता है, इंसानों को मार दो, उनको हरा दो और उनके टुकड़े टुकड़े कर कर उनको खा जाओ। और युनसक भी पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है। लेकिन तभी हम वहां पर उसके ऊपर बैठे हुए गॉब्लिन को देखते हैं जो कि अचानक से एक चीज को बजाता है और फिर उस चीज को बजाने के साथ ही बोलता है कि चलो ठीक है, आज का तुम्हारा दिन
खत्म होता है। अब जल्दी से जल्दी सभी के सभी लोग अपने अपने चेम्बर के अंदर लौट जाओ, मतलब कि अपने अपने पिंजरे के अंदर चले जाओ। तो ये सारी बातें सुनते हमारे युनसक वहाँ पर स्माइल तो कर रहा होता है, पर वो अंदर से बहुत ही गुस्सा होता है। बोलता है कि मैं इस कमीने जैक्यूअस को किसी न किसी दिन मार दूंगा। तो युनसक इतना बोलते बोलते अपने चेम्बर के अंदर लौट आता है, उसको उसके चेम्बर के अंदर बंद कर दिया जाता है और फिर वहाँ पर आने के साथ ही वो लेट जाता है। और इसके अलावा हमें दिखाया जाता है कि उससे पहले भी वहाँ पर जो इंसान था वो तो मारा जा चुका है और अब बस उसके कंकाल ही वहाँ पर बचे होते हैं। तब हमारा युनसुक उठता है और बोलता है कि मुझे याद है कि उस डेविल रेचल ने बोला था अगर मैं किसी वॉरियर नाम की चीज़ के ऊपर क्लिक करूंगा तो फिर मेरे सामने एक स्टेटस विंडो आ जाएगा। यंस अपने हाथों की तरफ को देखता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं आखिर ये कैसे काम करता है, पर फिर भी मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। वो इतना सोचते हुए अपने आप से बोलता है कि चलो ठीक है, विंडो स्टेटस को ओपन करो। उसके इतना बोलने के साथ ही वहाँ पर गेम स्टार्ट का ऑप्शन आता है, जिसके ऊपर वो क्लिक करते हुए अपने स्टेटस को भी देख पा रहा होता है। हम देख सकते हैं कि उसके स्टेटस के अंदर उसका टाइटल और उसका नाम लिखा होता है, साथ में उसका लेवल 1 भी दिखाया जा रहा होता है। इसके अलावा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 28, एजिलिटी 29, स्टैमिना 31 और साथ में मैजिक 10 होता है। उसके अलावा उसके पास में एक एबिलिटी है जो कि पिकैक्स की होती है और वो अभी डी रैंक पर है। इन सभी चीज़ों को देखते ही यंसंग अपने आप से बोलता है कि अच्छा, तो ये मेरा स्टेटस है और मेरा स्टैमिना सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यंसंग इस बात को उसके बगल वाला सेल का बंदा सुन लेता है और वो बोलता है, तुमने क्या बोला, तुम्हारा स्टैमिना अभी 31 पर? ये सुनकर हमारा युनसंग उसको अपना पूरा स्टेटस बताता है। फिर वो बंदा बोलता है कि सच में तुमने जब बोला था कि तुम अपनी पुरानी जिंदगी में चैंपियन थे तो मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं हुआ था, पर अब जब तुम्हारी स्टेटस विंडो को मैं देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि सच में तुम एक वॉरियर रह चुके हो। ये सुनकर युनसंग बोलता है कि आखिर इन सब से अब क्या फर्क पड़ता है, चैंपियन होने के बाद भी मैं किसी का यहाँ पर स्लेव बन चुका हूँ। सुनकर वो बंदा बोलता है कि नहीं, तुम एक दिन देखना, तुम सच में एक असली वॉरियर बन के दिखाओगे। ये सब कुछ सुनते ही हमारे युनसंग तो उसको इग्नोर करने लग जाता है, पर अभी वो बंदा लगातार पीछे से बोले जा रहा होता है और युनसंग अपने कानों को बंद करके बस चुपचाप वहां पर लेट जाता है। वहां पर लेट जाने के बाद मैं अपने आप से बोला, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अभी भी बस एक लेवल 1 का बंदा हूं और मैं इन डीमन के सामने तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये ऐसे कितना बोलते हुए सो जाता है और फिर तभी हमें आधी रात का सीन दिखाया जा रहा होता है। हमें पता चलता है कि उसकी बगल की सेल वाला बंदा सो चुका होता है, इसी वजह से यूसुक उठता है और बोलता है कि चलो ठीक है, फिर अब मैं अपने स्टेटस विंडो को ठीक से चेक कर सकता हूँ। तो वो वहां पर अपने स्टेटस विंडो को काफी ज्यादा घूर कर देख रहा होता है और वो वहां पर एक चीज को नोटिस करता है। वो नोटिस करता है कि वहां पर बोनस पॉइंट और साथ में वॉरियर पॉइंट नाम की 2 चीजें होती है और वो उन चीजों को देखते हुए बोलता है कि मैंने बाकी सभी से इसके बारे में पूछा, यहाँ पर किसी भी वॉरियर को इसके बारे में कुछ नहीं पता। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर यहाँ पर किसी को भी वॉरियर पॉइंट के बारे में क्यों नहीं पता और आखिर किसी के पास में वॉरियर पॉइंट क्यों नहीं है? हमारे यूसुक इतना बोल रहा होता है कि लेकिन तभी अचानक से उसके बगल में से एक लाइट चमकने लगती है। लाइट के चमक जाने के बाद में हमें यहाँ पर 2 बड़े बड़े से जेली जैसे संतरे दिखाई जाती है। चीज को देखने के साथ में यूसुक तो अचानक से डर जाता है, लेकिन तभी हम देखते देखती है कि वहां पर किसी की एंट्री होती है जो कि बोलती है कि हेलो, मेरा नाम रेचल है और मैं तुम्हें यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। मैं तुम्हें यहाँ पर सब कुछ बताने वाली हूँ कि आखिर ये जो वॉरियर पॉइंट है आखिर ये क्या होता है। मतलब अब एक कमीनी हेचल भी यहाँ पर आ चुकी है और वैसे आखिर ये फोटो हमें कुछ ज्यादा खतरनाक लग रही है। उसकी संतरों की तरफ नजर ना डालते हुए हम देखते हैं कि रेचल यहाँ पर आती बोलती है, तुम जिस वॉरियर पॉइंट के बारे में पूछ रहे थे, वो जो वॉरियर पॉइंट है वो सभी के सभी वॉरियर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। तो रेचल की इतना बोलती हम देखते हैं कि अचानक से हमारी युनसुक रेचल को पकड़ लेता है। रेचल को पकड़ने के साथ में उसको काफी खतरनाक तरीके से देखने लग जाता है और साथ में इससे बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर फालतू की लेक्चर देना बंद करो। इसके अलावा सबसे पहले तो तुमने मेरे साथ में जो कुछ भी किया उसके बदले में मैं तुम्हारे साथ में काफी बुरा करने वाला हूँ। हम देखते हैं कि हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर यूसुक रेचल को एक रस्सी से बांधा होता है और साथ में एक छोटी सी डंडी भी पकड़ी होती है। ये पूरा का पूरा सीन ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा यूसुक रेचल को मछली के चारे की तरह यूज कर रहा है। रेचल को इतनी बुरी हालत में डालने के बाद ही यूसुक उसको बोलता है, तो पनिशमेंट के तौर पर अब तो मेरी हमेशा के लिए मैनेजर बनने वाली की बातें सुनते हुए रेचल भी दूसरी तरफ से बोलती है, ठीक है, मैं आज से तुम्हारी पर्सनल फेरी बनने वाली हूँ और जब तक कि तुम डीमन किंग को नहीं हरा देते तब तक मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। डीमन किंग को मारने की बातें सुनते ही युनसुक वहाँ पे सोने लग जाता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं वॉरियर नहीं बनना चाहता। चल बोलती कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। युनसुक दूसरी तरफ को मुड़ जाता है और बोलता है, आखिर डीमन किंग को हराने के बाद में मुझे क्या ही मिलेगा, मैं तो यहाँ पर कभी भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता हूँ। रेचल उसे बोलती है कि तुम नहीं जानते कि तुम सबसे ज्यादा खास हो, तुम एक SSS क्लास के वॉरियर हो। तंसुक बोलता है कि मुझे इन सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे लोगों की बिल्कुल भी चिंता नहीं और मैं लोगों के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला। हम देखते हैं रेचल अभी भी उसको बार बार समझा रही थी, पर हमारा युनसुक तो अभी भी उसको बार बार मना किए जा रहा होता है और वो बोल देता है कि बस अब मैं फाइट नहीं करना चाहता और अब बस मैं सोने जा रहा हूँ। युनसुक की सारी बातें सुनने के साथ में रेचल तो पूरी तरीके से चौंक जाती है। वो भी मन में बोलती है कि क्या
क्या ये बंदा पागल हो चुका है? मुझे तो लगा था कि ये बंदा लड़कियों के पीछे पागल हो जाएगा और ये तो मेरी बिल्कुल भी बातें नहीं मान रहा। इसको पता है कि इसको यहाँ पर डीमन किंग को हराने के बाद में काफी लड़कियां मिलेंगी, पर फिर भी ये मेरी बातों में नहीं फंस रहा है। और रेचल के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि रेचल किसी के सामने झुकी होती है और वो बोल रही होती है कि नहीं, मैं यहाँ पर युनसुक की पर्सनल फेरी नहीं बनना चाहती। मैं जानती हूँ कि मैंने गलती करी, पर फिर भी उसकी पर्सनल फेरी, वो भी इस उम्र में, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। इसके अलावा आप बोल रहे हो कि जब तक वो डीमन किंग को नहीं हरा देता तब तक मुझे वापस नहीं आना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मुझसे नहीं होगा। रेचल की बातें सुनते सामने से कोई गॉड बोलता है कि बस अब मैंने डिसीजन ले लिया, अब मैं तुम्हें क्वेस्ट दे रहा हूँ, तुम उसकी पर्सनल फेरी बनोगी, फिर तुम्हें उसकी मदद करते हुए उसको हर एक खतरे से बचाना होगा। तो रेचल, अब तुम्हारे यहाँ से जाने का समय आ चुका है। तुम वहां पर डीमन फोर्ट के अंदर जाने वाली हो जहां पर तुमने युनसुक चो को भेज दिया। तुम वापस तब तक नहीं आ पाओगी जब तक कि तुम अपनी पूरी ड्यूटी को खत्म नहीं कर लेती। ये सारी बातें सुनते हुए रेचल तो वहां पे रोने लग जाती है और वो चिल्ला रही होती है कि नहीं, मैं फालतू के इंसानों के पास में नहीं जाना चाहती। और रेचल इतना कुछ बोल रही होती है, लेकिन तब तक उसको वहां से पूरी तरीके से गायब कर दिया होता है। और फिर इसी के साथ में हमें पता चलता है कि रेचल किस तरीके से यहाँ पर हमारी युनसुक के पास में आई होती है। युनसुक भी बोलता है, इसका मतलब है कि मैं चाहे कोई भी ऑर्डर दूं तुम उसको मारने वाली हो। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ से भागने का प्लान बनाता हूँ तो तुम उसकी में भी मदद करोगी। रेचल ये बात सुनते ही बोलती है, हाँ ठीक है, मैं इसमें भी मदद करूंगी। तो रेचल इतना बोलती है, लेकिन तभी अचानक से दरवाजे पे किसी की आवाज आने लगती है। इस आवाज को सुनने के साथ ही हंसुक उठ जाता है और अचानक से वहां पर रेचल को पकड़ते हुए वो उसको छुपाने की कोशिश करता है। और वहीं दूसरी तरफ को हम यहाँ पर गेट की तरफ को भी देख रहे होते हैं। वहां पर कुछ गॉबिन आ चुके होते हैं जो कि वहां पर आते ही बोलते हैं कि स्लेव उठ जाओ, तुम्हारे उठने का टाइम हो चुका है। अब इसी के साथ में हम अंदर की तरफ को भी देख रहे होते हैं। रेचल यहाँ पर युनसुक को चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम यहाँ पर मुझे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने मैजिक का यूज करती यहाँ पर छुपकर रह सकती हूँ। रेचल की इतना बोलने के साथ ही अचानक से वहां पर दरवाजा खुल जाता है। तभी हम वहां पर एक गॉबिन को देख रहे होते हैं, जिसको देखते हुए हंसंग सोच रहा होता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो मेरे आराम करने का टाइम है, तो फिर आखिर ये मुझे क्यों बुलाया। हम देखते हैं वो गॉबिन यहाँ पर युनसुक को बोलता है, जल्दी चलो, रेड रन तुमको बुला रहा है। गॉब्लिन को इतना बोलते ही हमारा सीन चेंज होता है। हम यहाँ पर रेड रन को देख रहे होते हैं। इसी के साथ में हमें पता चलता है कि येसक उसके सामने खड़ा होता है। वहां पर रेड रन उसको बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम काफी दिनों से बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसके अलावा तुम्हारे साथ में जो जैक्यूस है बोलता है कि इसको तुम्हारे ऊपर राइड करने में काफी मजा आता है और तुम काफी अच्छा कर रहे हो। ये सब सुनते ही हमारे येसक भी सोच रहा होता है, आखिर ये जैक्यूस मेरी मदद क्यों कर रहा है, आखिर ये मेरी तारीफ यहाँ पर क्यों कर रहा है। येसक इतना सोचता है, लेकिन तभी सामने से रेड रन बोलता है, मैं तो तुम्हें बाकी सभी की तरह यूजलेस समझ रहा था और मुझे लग रहा है कि तुम बाकियों से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। बस इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक ओवर सीकर बनाना चाहता हूँ, मतलब कि तुम यहाँ पर रहकर सब इंसानों के पर ध्यान रखोगे और तुम उनसे काम करवाओगे। तब येसक को काफी खतरनाक काम मिलने वाला है। तो हम देखते हैं कि रेड रन येसक को बोलता है, आजकल का जो काम है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होने लग गया है, इसलिए मैं सारा काम तुम्हें देना चाहता हूँ। सारी बातें सुनते रेचल यहाँ पर हमारे येसक को बोले थे कि नहीं, तुम्हें इसके काम को नहीं मानना चाहिए, इसके ऑफर के लिए मना कर देना चाहिए, तुम्हें इन डीमन आर्मी के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। रेचल तो यहाँ पर पूरी तरीके से गुस्सा होती है, वो तो यहाँ पर इस ऑफर को मना करना चाहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ को ये जो जैक्यूस और साथ में जो रेड रन है, दोनों के दोनों यहाँ पर हमारे येसक के जवाब का इंतजार करते हैं। फिर तभी हमें पता चलता है हमारी येसक ने इनको बोला होता है, यार आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, मैं आपके काम को काफी अच्छे से करूंगा। तो उसकी इस बात को सुनने के साथ ही रेचल तो चौंक जाती है। हमें दिखाई है कि यहाँ पर अचानक से हमारी येसक ने रेड रन के सामने अपना सर झुका दिया है। वो उसे बोलता है कि कमजोर सा इंसान आपके लिए सब कुछ करेगा, कमजोर इंसान आपके लिए सब कुछ करने की पूरी कोशिश करेगा। इतना बोलते बोलते यहाँ पर येसक तो रोने लग जाता है। उसने यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी इज्जत को तहस नहस कर दिया। वो यहाँ पर पागलों की तरह डीमंस के सामने सर झुकाकर बैठा है। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से रेड रन उसको बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पर भरोसा कर रहा हूँ। उसके इतना बोलने के साथ ही अब हमारा सीन चेंज होता है। अब हम कुछ दिनों के बाद का सीन देख रहे होते हैं। हमें फिर से यहाँ पर इंसानों के नारा लगाने की आवाज सुनाई दे रही थी। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हम डीमन आर्मी है, हम इंसानों को मारते हैं, उनको खा जाते हैं और हम सभी लोग बस डीमंस के लिए सब कुछ करेंगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आदमी एक अलग ही जगह पर खड़ा होता है और उसके नीचे की तरफ को सभी के सभी इंसान यहाँ पर मजदूरी कर रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो ऊपर की तरफ को आदमी खड़ा होता है वो और कोई नहीं बल्कि हमारा येसक यहाँ पर सभी इंसानों से काम करवा रहा होता है। और ऊपर से वो ये भी बोलता है कि तुमसे ज्यादा बेहतर तो मेरी दादी माँ काम कर। येसक कितना बोलती वहां पर उसको एक नोटिफिकेशन आती है, लिखा होता है कि एक बहुत बड़े ग्रुप को इतने टाइम तक लीड करने की वजह से हमारी हिडन एबिलिटी का स्कोर बढ़ चुका है। ये चीज देखने के साथ में येसक भी खुश हो जाता है और वो भी बोलता है कि चलो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मेरा फायदा हो रहा है और सीकर बनना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज थी। इतना बोलते बोलते येसक वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और नीचे की तरफ को जो भी इंसान होते हैं वो बोलते हैं कि सच में ये बंदा पागल हो चुका है। इंसानों के साथ साथ यहाँ पर रेचल भी बोलती है, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें एक वॉरियर बनना चाहिए था, पर तुम यहाँ पर ये क्या हरकत कर रहे हो। येसक बोलता है कि मैं वॉरियर बनने की तैयारी कर रहा हूँ, ये सब कुछ उसका एक पार्ट है। येसक कितना बोलते बोलते वहां पर नीचे की तरफ को देखता है, एक आदमी गिर चुका होता है, जिसको देखते वो बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुमने खाना नहीं खाया, तुम कितने बेकार स्लेव्स हो, तुमसे तो मजदूरी भी नहीं हो रही है। येसक कितना बोलती वहां पर एक नोटिफिकेशन आता है, लिखा होता है कि रेड रन तुम्हें देख रहा है और उसका अप्रूवल रेटिंग लगातार बढ़ती जा रही है। नोटिफिकेशन को देखते ही हमारे येसक अचानक से रेड रन के किले की तरफ को देखता है और वहां पर सल्यूट करने लग जाता है। लेकिन तब यहाँ पर अचानक से रेचल उसके कान में चिल्लाने लग जाती है और बोलती है कि वॉरियर तुम पगला चुके हो, तुम्हें अपने मिशन की तरफ को ध्यान देना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये सुनकर हमारी येसक बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये सिस्टम मुझे जो करने को बोल रहा है मैं वो सब कर रहा हूँ और अगर मैं सिस्टम को फॉलो करता रहूंगा तो फिर मैं सच में अपने वॉरियर के काम को कर पाऊंगा। रेचल बोलती कि पर तुम समझ नहीं रहे, अगर तुम डीमन आर्मी के लिए काम करते रहोगे तो फिर इससे तुम्हें ज्यादा पॉइंट नहीं मिलने वाला। इसके अलावा तुमने किसी वॉरियर के क्वेस्ट की बात करी थी, आखिर तुम्हें कौन सा क्वेस्ट मिला है, मुझे इसके बारे में ठीक से समझाओ। ये सुनकर हमारी येसक बोलता है कि चलो रुको, फिर मैं तुम्हें एक बार पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा है कि किसी बिना दिमाग वाली प्राणी की वजह से मैं इस डीमन फोर्ट्रेस में फंस चुका हूँ। ये सुनकर रेचल बोलती कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस सिस्टम के अंदर तो बहुत ही
ही अच्छी भाषा में सब कुछ लिखा होता है। यंसक बोलता है कि नहीं, इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रेचल वहां पर जोर जोर से रोने लग जाती है और बोलती है कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। तो रेचल के इतना बोलते बोलते हमारा सीन चेंज होता है। मैं यहाँ पर अचानक से एक दिन पहले का सीन दिखाया जा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि यंसक वहां पर सो रहा होता है और फिर तभी रेचल उसके पास में आती बोलती कि नहीं, तुम इन सभी चीजों के लिए अग्री नहीं कर सकते। यंसक अचानक से उठता और रेचल को पकड़ता और बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सी सिचुएशन में है। ऐसी हालत के अंदर अगर मुझे कोई ऑफर मिलता तो फिर मैं उसको ठुकरा नहीं सकता। हमारा हीरो इतना बोलता है, लेकिन तभी अचानक से उसको एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि वो एक वॉरियर क्वेस्ट है और उसमें सच में यही लिखा होता है कि किसी बिना दिमाग वाले प्राणी की वजह से तुम एक फोर्ट्रेस के अंदर फंस चुके हो और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम टॉयलेट में बैठ चुके हो। लेकिन बाद में तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे पास में टॉयलेट पेपर नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पर डीमन आर्मी का जो कैप्टन रेड रन है उसकी नजरों में अच्छा बनना है और तुम्हें उसका एक वॉरियर बनना पड़ेगा। इसके बदले में तुम्हें 100 वॉरियर पॉइंट मिलेंगे। क्वेस्ट को देखते हुए यंसक भी बोलता है कि अब आखिर ये क्या बकवास है। यंसक इतना बोलते ही हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। यंसक सभी इंसानों को बोलता है कि चलो अब तैयार हो जाओ, सभी लोग फिर से यहाँ पर हमारी डीमन आर्मी का गाना गाएंगे। यंसक ऐसा करता हुआ देखकर रेचल भी बोलती है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि इसको इसी तरीके का क्वेस्ट मिला हुआ है, पर इस तरीके का क्वेस्ट तो किसी को नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि किसी बहुत ही हाई लेवल के बंदे ने इस पूरे क्वेस्ट को तैयार किया है। आखिर वो छोटे से इंसान के लिए ऐसा कुछ क्यों कर रहे हैं। रेचल इतना कुछ सोच रहे होते, लेकिन तभी अचानक से हमारे यंसक के पास में कोई आता है जो कि हमारे यंसक को स्लेव बोलता है। ये सुनने के साथ ही हमारे यंसक भी बोलते हैं कि हाँ सर, आप क्या बोल रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर जेक्यूस आता है जो कि बोलता है कि स्लेव जल्दी से मुझे फॉलो करो क्योंकि रेड रन तुम्हें बुला रहे हैं। जेक्यूस को इतना बोलते हमें यहाँ पर रेड रन के चैम्बर का सीन दिखाया जाता है। इसके अंदर की तरफ को हम यहाँ पर रेड रन और साथ में हमारे यंसक को देखते हैं। रेड रन बोलता है कि मैंने सुना कि यहाँ पर हमारे स्लेव आप काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। ये सुनकर यंसक बोलता है कि मैं क्या करूँ, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, तो आपने मुझे जैसा बोला मैं तो बस वैसा ही कर रहा हूँ। आपकी लीडरशिप और मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि मुझे तो यहाँ पर कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। ये सब कुछ सुनते रेचल तो अपना माथा पकड़ लेती है और बोलती है कि सच में स्लेव बन चुकी है। इसी के साथ में हम दूसरी तरफ रेड रन को देखते हैं जो कि अब शांति से एक जगह पर बैठ जाता है। लेकिन तब यहाँ पर अचानक से एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है, तुम्हारी वॉरियर की रिक्वेस्ट भी पूरी हो चुकी है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो रेड रन है ये सच में हमारे यंसक के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करने लग गया है। इसी के साथ में यंसक को 100 वॉरियर पॉइंट मिलते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर यंसक के लिए एक नो वाइस वॉरियर की शॉप भी ओपन हो जाती है। अब इस चीज को देखते हुए यंसक और साथ में रेचल दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। रेचल को सच में अभी भी यकीन नहीं हो रहा, वो अभी भी सोच रही है क्या ये सच में काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ हमारे यंसक के मन में बोलता है कि चलो सब कुछ ठीक चल रहा है, अब मैं अपने प्लान को आगे बढ़ा सकता हूँ। इसी के साथ में यंसक अचानक से रेड रन को बोलता है, सर मैं क्या आपसे कुछ बोल सकता हूँ। रेड रन बोलता है कि हाँ बोलो। तभी यंसक बोलता है कि सर मैं क्या यहाँ पर सभी स्लेव्स को ट्रेनिंग दे सकता हूँ। रेड रन बोलता है कि तुम स्लेव्स को ट्रेनिंग देना चाहते हो, पर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। हमारी यंसक बोलता है कि सर आप एक बार इमेजिन करके देखिए, हमारे पास में ऐसे स्लेव्स आ सकते हैं जिनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा मजबूत होगी, उनकी मानसिक स्थिति भी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी, उनमें से कोई भी कमजोर नहीं रहेगा, कोई भी लेजी नहीं होगा और फिर हम इनसे और भी ज्यादा अच्छे से काम करवा पाएंगे क्योंकि एक बंदा लगभग 3 स्लेव्स के बराबर का काम कर पाएगा। हम एक ऐसी स्लेव्स की आर्मी खड़ी कर देंगे जो कि एक फोर्ट्रेस को भी एक हफ्ते में बना दे। ये सुनते हुए रेड रन बोलता है कि पर तुम जानते हो ना कि इंसान बहुत कमजोर होते हैं, वो ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर हमारे यंसक बोलता है तो जरा सोचो अगर हम उनको ट्रेनिंग दे देते हैं तो फिर आपके जो कमांडर है वो तो बोलेंगे कि रेड रन सच में आपने काफी अच्छा काम किया। ये सुनने के साथ ही रेड रन अचानक से बोलता है ठीक है तुमको परमिशन मिल गई। मतलब रेड रन से भी ऊपर सच में कोई है जिसका नाम लेते ही रेड रन बिना कुछ सोचे सीधा इसको परमिशन दे दिया। अब रेड रन के परमिशन मिल जाने के बाद ही हमारा सीन चेंज होता है। हम थोड़ी देर बाद किसी दूसरी जगह पर देख रहे होते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी रेचल है वो पागलों की तरह कहीं पर बैठे बैठे रो रही होती है, बोलते हैं कि मेरा वॉरियर पागल हो चुका है, वो अपने दिमाग के संतुलन को खो चुका है, वो यहाँ पर स्लेव्स को ट्रेनिंग दे रहा है, अब मैं इस पागल आदमी के साथ में और ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगी। रेचल की सारी बातें सुनते यूनिसुक का तो दिमाग खराब हो रहा होता है, बोलता है कि सच में ये लड़की कितनी ज्यादा हीरोइन है, इसकी सारी बातों को मैं और ज्यादा देर तक नहीं सहन कर पाऊंगा। इतना बोलते ही यहाँ पर यूनिसुक अचानक से रेचल को बोलता है मेरे पास में एक प्लान है। रेचल बोलती कि नहीं मैं तुम्हारी किसी भी बात को नहीं सुनूंगी, तुम्हारी पूरी की पूरी बातें डेविलिश बन चुकी हैं, तुम पूरी तरीके से डेविल बन चुके हो। सुनकर यूनिसुक बोलता है कि देखो तो आखिर ये कौन बोल रहा है, तुमने मुझे इस हालत में डाला है और तुम यहाँ पर बकवास कर रहे हो। अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर ये जो स्लेव्स हैं इन सभी को ट्रेनिंग देकर यहाँ पर एक क्रांति लाने वाला हूँ। सुनकर रेचल बोलती तुम यहाँ पर क्रांति लाओगे, आखिर तुम ऐसा क्या करने वाले हो। उसे पता था कि यहाँ पर लगभग 3000 स्लेव्स हैं, मतलब कि 3000 ह्यूमन स्लेव्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो डीमंस हैं उनकी आर्मी लगभग 500 के बराबर है। हाँ, इसके अलावा मैंने सुना है कि यहाँ पर एक इंसानों की आर्मी भी कहीं पर भारी है। जरा सोचो अगर हम यहाँ पर क्रांति कर देते हैं तो फिर एक तरफ से तो हम यहाँ पर डीमन को मारेंगे और वहीं दूसरी तरफ से दूसरे इंसान भी इनको मारेंगे। ये सारी बातें सुनकर रेचल तो खुश हो जाती है, तो बोलती है सच में यार तुम तो कमाल के इंसान हो और तुम चाहो तो तुम मुझे भी अपना स्लेव बना लो। नहीं, मेरा मतलब है कि रेचल ऐसा कुछ नहीं बोलती है। हम देखते हैं हमारे यूनिसुक बोलता है कि अब यहाँ पर बस एक ही चीज बची है, हमें यहाँ पर ये जो वॉरियर पॉइंट है इसके बारे में भी जानना है कि आखिर ये क्या चीज है। सुनकर रेचल बोलती है जरा रुको, क्या तुम्हें सच में वॉरियर पॉइंट मिल चुके हैं। बोलता है मैंने तुम्हें बोला तो था कि वो कोई सच में रियल था और उससे सच में मुझे वॉरियर पॉइंट मिल चुके हैं, और हाँ उसके अलावा मुझे एक शॉप भी मिली है, क्यों ना अभी हम उस शॉप को चेक करें। इतना बोलते यूनिसुक वहां पर शॉप को चेक करने लगता है। हम देख सकते हैं उसने वहां पर वॉरियर शॉप के बटन के ऊपर क्लिक किया होता है और उसके इस बटन पर क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर हमारे यूनिसुक को लगता है अब उसको सच में कोई एक खतरनाक सी स्किल मिलने वाली है। हम देख सकते हैं कि वहां पर अचानक से कुछ नोटिफिकेशन आने लगती है जिसमें कुछ स्किल्स लिखी होती है, जिसमें पहली स्किल होती है कि तुम अपने सांसों को लंबे समय तक रोक सकते हो। उसके बाद में दूसरी स्किल होती है जिसमें तुम अपने पिछवाड़े को लंबे समय तक टाइट रख सकते हो, जिससे कि तुम अपनी पू को भी रोक सकते हो। ये चीज देखने के साथ तो यूनिसुक और साथ में रेचल दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और फिर यूनिसुक और भी आगे बढ़ने लगता है और वो बोलता है कि यहाँ पर कुकिंग की, क्लीनिंग की, लॉन्ड्री की बस ये स्किल है, क्या सच में ये कोई वॉरियर की एबिलिटी है। ये सब सुनते हुए तो हमारी रेचल तो वहां से निकलने लग जाती है और वो उसे बोल रही थी कि अगर तुम्हें और पॉइंट मिल जाते हैं तो मुझे लगता है कि शॉप का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे तुम्हें और भी अच्छी स्किल मिल जाएगी। तो इतना बोलते हुए रेचल वहां से निकलने लगती है, लेकिन
तब यहाँ पर हंसुक पीछे मुड़ता है और काफी गुस्से में यहाँ पर रेचल को पकड़ने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ से रेचल बस अपनी जान बचाकर वहां से भाग रही होती है। इसी के साथ में यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हमें कुछ समय बाद यहाँ पर सभी इंसानी स्लेव्स को दिखाया जा रहा होता है, तो उनको देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग चालू हो चुकी है। हम देखते हैं वहां पर उन सभी के सामने हमारा यूनिसुक खड़ा होता है, क्योंकि उनको यहाँ पर आर्मी के गाने सुना रहा है। यूनिसुक उनको बोलता है कि चलो ठीक है, 3rd डिवीजन के सॉन्ग को चालू करो। यूनिसुक की इस बात को सुनकर वो सभी के सभी बोलने लगते हैं, हम सभी ग्रेट हैं, हम डीमन किंग की आर्मी है, हम सभी इंसानों को मारते हैं और फिर उनके बाद में उनको पकाकर खा जाते हैं। जब भी हम लड़ाई में जाते हैं तब हम दर्द को भूल जाते हैं, क्योंकि डीमन की सेवा करने से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो इस पूरे के पूरे गाने को अंदर से रेड रन भी सुन रहा होता है और वो इस गाने को सुनकर बोलता है कि ये बंदा तो सच में इन स्लेव्स को काफी अच्छे से ट्रेनिंग दे रहा है। तो रेड रन इतना बोलता है कि तभी अचानक से उसके रूम का दरवाजा खुलने लगता है और फिर इसी के साथ में वहां पर अचानक से जैक्यू की एंट्री होती है, जो कि वहां पर आते ही बोलता है कि सर मेरे पास में बहुत ही अर्जेंट मैसेज है। ये सुनकर रेड रन बोलता है कि आखिर तुम्हें अचानक से क्या हो गया। जैक्यू बताता है कि वो जो इंसानों की आर्मी थी, ऐसा लगता है कि वो सभी अपनी पोजीशन को बदल रहे हैं। उन्होंने कुछ ही समय के अंदर हमारी 8 डिवीजन को पकड़ लिया। उन्होंने एक अचानक से सरप्राइज अटैक किया था, जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी 8 डिवीजन मारी जा चुकी है। ये सुनकर रेड रन अपने आप से बोलता है कि वो 8 डिवीजन वो मेरी सबसे बड़ी यूनिट थी। अब अगर उन्होंने उस डिवीजन को मार दिया तो फिर कुछ ही समय के अंदर वो यहाँ पर भी आ जाएंगे। हमें जल्दी से जल्दी अपने फोटोस को ठीक करना होगा, या फिर इसके अलावा हमें इस जगह को छोड़कर अब यहाँ से जाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं जैकिस अचानक से चिल्लाता है और वो रेड रन को बोलता है कि जैकिस अब हमारे पास में समय नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर रेड रन उसे बोलता है कि जैकिस बस थोड़ा रुक जाओ। इतना बोलते हुए रेड रन बाहर की तरफ को देखने लगता है और वो हमारी यूनिसुक की तरफ को देखता है और बोलता है कि हमेशा ये जो वॉर होती है, इसकी वजह से हमारी सप्लाई और साथ में हमारे खास लोग हमसे दूर हो जाते हैं। और क्या तुम्हें पता है कि वॉर का एक सबसे पहला रूल होता है, और वो ये होता है कि तुम्हें सबसे पहले तो अपने जो भी काबिल ऑफिसर है उनको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। इतना बोलते हुए रेड रन जैकिस को बोलता है जैकिस तुम अब चले जाओ, क्योंकि अब मैं यूनिसुक को अपने साथ में लेकर जाने वाला हूँ। और रेड रन के इतना बोलते ही हमारा सीन चेंज होता है। हम यूनिसुक को देख रहे होते हैं। यूनिसुक को एक खतरनाक सी आवाज आती है। हम देख सकते हैं कि उसकी पीछे की तरफ को एक विंडो टूट चुकी होती है और उस विंडो के अंदर से अचानक से रेड रन बाहर निकलता है। इस वक्त हमारी यूनिसुक को इसके बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं है और वो तो बस यहाँ पर अपनी जो भी स्टेटस विंडो है उसकी तरफ को देख रहा होता है और वो अपने पॉइंट को और भी ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तब तक वहां पर पीछे की तरफ को जो रेड रन होता है वो वहां से जंप करते हुए सीधा हमारे यूनिसुक के पास में आता है। यूनिसुक को अभी भी इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही रेड रन उसके पास में आकर उसको पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि यूनिसुक तुम मेरे साथ में चल रहे हो, तभी यूनिसुक बोलते हैं कि सर आखिर क्या हो गया। हम देखते हैं रेड रन अचानक से यूनिसुक को पकड़ते हुए बोलता है यूनिसुक हमारे पास में टाइम नहीं है, तुम अभी के अभी मेरे साथ में यहाँ से निकल रहे हो। यूनिसुक बोलता है कि सर क्या हो गया, आखिर हम कहाँ पर जा रहे हैं। यूनिसुक के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन चेंज होता है। हमें सीधा बैटल का सीन दिखाया जा रहा होता है। हम देख सकते हैं एक बंदा अपनी आर्मी को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि चलो अब चार्ज करो, हमारे पास में टाइम नहीं है। उसके इतना बोलने के साथ ही उसके आर्मी के जितने भी सोल्जर होते हैं वो सभी अपने स्पीयर को आगे लेते हुए अटैक करने लग जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने एरोस को भी यूज किया होता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर सामने गोबिंस की आर्मी होती है, इनके ऊपर लगातार तीरों की बारिश होती जा रही होती है। फिर इसी के साथ में हमें पता चलता है कि ये कोई बैटल का सीन नहीं था, बल्कि ये जो इंसानों की आर्मी है ये सीधा यहाँ पर इस फोर्ट के अंदर आ चुकी है और वो सभी लोग यहाँ पर आने के साथ ही हमारे रेड रन को देखते हैं और रेड रन को देखने के साथ ही वो उसकी तरफ को अटैक करने के लिए बोल देते हैं। उस कमांडर के अटैक करने के बोलने के साथ ही वहाँ पर जितने भी इंसानी लोग होते हैं वो सभी के सभी इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर जितने भी इंसान स्ले हैं वो सभी तो यहाँ से भागना चालू कर देते हैं। अब इस चीज को देखते यूनिसुक मन में बोलता है कि आखिर इंसानी आर्मी यहाँ पर क्या कर रही है। वो इतना बोलता है लेकिन तभी उसके दिमाग चलने लग जाता है। फिर वो बोलता है कि जरा रुको, मुझे लगता है कि यही मेरा मौका है, अब मैं इस डीमन आर्मी को धोखा देकर यहाँ से निकल सकता हूँ। यूनिसुक इतना सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक इंसानी बंदा रेड रन के ऊपर अटैक करने लगता है और उसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर रेड रन तो ज्यादा कुछ नहीं करता, बल्कि वो तो बस अपने हाथ को साइड में करते हुए उस बंदे की खोपड़ी को पकड़ लेता है और उसने बस अपने हाथों की मदद से उस बंदे के सर को पूरी तरीके से मसल दिया होता है। और रेड रन की इस पावर को देखने के साथ में तो हमारे हंसुक की फटने लग जाती है। वो देखता है कि किस तरीके से रेड रन उस बंदे की खोपड़ी को पकड़ते हुए उसको सीधा जमीन में दे मारता है। इसी के साथ में उसने यहाँ पर अपने कॉम्बैट टेक्निक को भी यूज किया होता है, जो कि उसकी टेक्निक का 7th फॉर्म होता है। इसी की वजह से उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और वो उस बंदे को आर्मर के साथ में पूरी तरीके से पिचका देता है। तो रेड रन ने वहां पर उस इंसानी सोल्जर को पूरी तरीके से जमीन पर चिपका दिया होता है और साथ में वो यहाँ पर जब अपनी 7th फॉर्म को यूज करता है, जो कि उसकी वेव ऑफ डिस्ट्रक्शन होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जमीन पूरी तरीके से टूटने लग जाती है। आसपास की पूरी जमीन के बड़े बड़े टुकड़े होने लग जाते हैं और फिर तभी हम देखते हैं इतनी तबाही मचाने के बाद भी रेड रन पीछे की तरफ को मुड़ता है और हंसुक की तरफ को देखता है और उससे बोलता है हंसुक तुम ठीक तो हो ना। तो रेड रन की इस खतरनाक सी पावर को देखकर हंसुक की तो फट जाती है। वो बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो चलो अब जल्दी जल्दी आप जो बोल रहे थे कि हमें यहाँ से निकलना है तो फिर हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। यास की तो इतनी फट चुकी है कि वो सच में यहाँ से भागने लग जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से हमारा सीन चेंज होता है। हमें किसी बहुत ही ज्यादा दूर के फुटरेस्ट का सीन दिखाया जा रहा है। वहां पर हम कई सारे तंबू को लगा हुआ देख रहे होते हैं जहां पर कि इंसान ही सोल्जर भी होता है और अब इसी जगह पर हमारे हंसुक के जितने भी स्लेव्स थे वो सभी के सभी आ चुके होते हैं। वो सभी एक सोल्जर के पास में
में जाते हैं। तब ये सोल्जर भी बोलता है, क्या तुम वॉरियर हो? ये सुनकर वो बंदा बताता है कि हाँ मैं वॉरियर हूँ, साथ में हम सभी लोग वॉरियर हैं। ये सुनकर सोल्जर बोलता है कि ठीक है, तुम सभी लोग इस तरफ को जाओ, तुम सभी में से जो भी नॉर्मल बंदे और जो भी वॉरियर है वो सभी के सभी अलग हो जाओ। ये सुनकर वहां पर वो सभी स्लेव्स बोलते हैं कि आपका शुक्रिया, आप हमें यहाँ पर रुकने दे रहे हो। उन सभी स्लेव्स को लग रहा होता है कि जैसे उनको वॉरियर की कोई ट्रीटमेंट मिलने वाली है। हम देख सकते हैं वहां पर स्लेव्स में से सारे के सारे वॉरियर अलग हो जाते हैं और फिर तभी वो सामने किसी बंदे को जाकर देख रहे होते हैं। हमें सामने की तरफ एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है, मेरा नाम ऑलिवर ग्रिमर है। अब हमें इस बंदे के बारे में पता चलता है, ये जो ऑलिवर ग्रिमर है ड्रेसन एम्पायर की जो एलीड आर्मी है उसका कमांडर है। तो हम देखते हैं कि इस ऑलिवर ग्रिमर के पास में एक सोल्जर आता है जो कि उससे बोलता है कि कमांडर, हमने इन सभी स्लेव्स के अंदर से जितने भी सिविलियन और जितने भी वॉरियर थे उन सभी को अलग कर दिया। ये सुनकर ऑलिवर बोलता है कि चलो तुमने काफी अच्छा काम किया। इतना बोलते हुए ऑलिवर उस सोल्जर के पास में से गुजरता है। तभी सोल्जर उनसे पूछता है कि क्या आप सभी इन सभी को हमारे वॉरियर बनाने वाले हैं? ये सुनकर ऑलिवर बोलते हैं कि नहीं, बस तुम अपना काम चालू रखो। उसकी इस बात को सुनने के साथ में वहां पर जितने भी वो सोल्जर होते हैं वो सभी के सभी अचानक से अपने वेपन्स को निकालने लग जाते हैं और फिर सभी लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, जितने भी वॉरियर हैं उन सभी को एलिमिनेट कर दो। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी वॉरियर्स होते हैं उन सभी को यहाँ पर इन इंसानों ने चारों तरफ से घेर लिया और ऐसा लगता है कि जैसे अब वो इनको मारने वाले हैं, लेकिन हमें उनको मारते हुए नहीं दिखाया जाता है, बल्कि हमारा सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है जहाँ पर एक रास्ते के ऊपर 2 कार्ट चलती हुई जा रही होती है। यहाँ पर बस 2 कार्ट नहीं बल्कि और भी कई सारी कार्ट होती है और इन्हीं में से एक के अंदर हमारा यनसंग बैठा होता है। वो वहां पर इस वक्त बहुत ही ज्यादा उदास होता है और बोलता है कि गुड बाय, मैं तुम सभी को गुड बाय बोलता हूँ। मेरी वॉरियर की लाइफ पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, मेरा एडवेंचर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। इतना बोलते बोलते यहाँ पर यनसक तो रो रहा होता है और उसके सामने की तरफ को यहाँ पर रेड रन बैठा होता है। इसको देखते हुए यनसक बोलता है कि ये कमीना ये सभी के सर को पकड़ते हुए उनको पिचकारा था, इसके सामने मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। यहाँ पर यनसक की सारी बातें सुनते हुए रेचल आती है और बोलती है कि वॉरियर तुम निराश मत हो, अभी भी इस वर्ल्ड के वॉरियर बन सकते हो, तुम्हारे पास में अभी भी एक और मौका है। ये सुनकर हमारे यनसक बोलती है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। यनसक की इस बात को सुनकर रेड रन बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुमने अभी कुछ बोला? मुझे ऐसा लगा कि जैसे तुम मुझे कुछ बोल रहे थे। ये सुनकर यनसक बोलती है कि अरे नहीं नहीं मालिक, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा था, मैं तो बस इतना ज्यादा खुश हो चुका हूँ कि अब मैं खुद से भी बातें करने लग चुकी। साथ में रहते रहते सच में मेरा दिल काफी ज्यादा खुश हो चुका है। ये सुनकर रेड रन बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, सच में ये चीज सुनकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हाँ यनसक, तुम अब तक जो कुछ भी करते आ रहे थे सब कुछ अब तुम हेडक्वार्टर के अंदर भी करने वाले हो। जब हम वहां पर पहुंच जाएंगे तब मैं तुम्हें डीमन आर्मी का एक हिस्सा बना दूंगा और मैं तुम्हें ऑफिशियल बना दूंगा। ये सब कुछ सुनते हुए तो यहाँ पर हमारे जो रेचल और साथ में जो यनसक हैं इन दोनों के मुंह फटा का फटा रह जाता है। यनसक सच में बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, पर फिर भी यहाँ पर रेड रन को बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ऑनर की बात है। चलिए, ये एपिसोड इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। अब से मैं डेली एक वीडियो पोस्ट करा करूंगा, मेरा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय होमीज।